हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल सक्सेस मंच में। तो हम लोग कर रहे हैं मेंस की सीरीज़, जिसमें हम लोग जीएस पेपर 2 पॉइंट नंबर 4 को रिवील कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, जो कि जीएस पेपर 2 यूपी पीसीएस और यूपीएससी मेंस के नाम से है। आज हम उसी के आगे का टॉपिक करेंगे। लास्ट क्लास में हमने शक्तियों का पृथक्कीकरण किया था, जिसके 2 पार्ट्स हैं और उसमें ये पूरा टॉपिक कवर हो गया था। देखिए, मैं आपको हमेशा से बोलती हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसके अलावा आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा माइंड आपको अपना लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपने आंसर राइटिंग में इनोवेशन करना पड़ेगा, क्योंकि सबकी आंसर राइटिंग सेम नहीं हो सकती। बट जो मैं पॉइंट्स आपको दे रही हूँ, वही पॉइंट्स आप लिख कर आओगे मेंस में, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखिए, मेरे एक जो मैं आपको पीपीटी के थ्रू पढ़ा रही हूँ, इसमें एक मेन पॉइंट्स ये है कि यहाँ मैं डायग्राम और आपको कैसे इनपुट करना है वो सब साथ में दे रही हूँ। तो आप वैसा ही डायग्राम, एक रफ डायग्राम पे एग्जाम में भी बना के आओगे ना, तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो लास्ट क्लास में जैसे कि बात की कि हमने शक्तियों के पृथक्कीकरण की बात की थी, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में देखा था। अब उसी के आगे बढ़ते हुए जब आप देखोगे तो उसमें है भारतीय विवाद निवारण तंत्र। उसके बारे में हम मेन फोकस करेंगे। देखिए, विवाद निवारण तंत्र है, बट हम मेन कॉन्टेस्ट भारतीय ही पढ़ेंगे, क्योंकि पॉलिटी में बहुत ज़्यादा वास्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। मेन यहाँ पर टॉपिक यही दिया हुआ है। देखिए, जब हम इसे पढ़ लेंगे उसके बाद हम देखेंगे आंसर कैसे करना है, आंसर राइटिंग भी कैसे करनी है, तो सब करेंगे अच्छे से। तो आप बस बने रहिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलेगा, क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी तभी तो आप आगे पढ़ पाओगे। इसलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं सबसे पहले बताती हूँ कि आज हम पूरा क्या क्या कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट कवर करना है। मेंस पढ़ रहे हैं, प्री नहीं पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ेगा। तो मुख्य विवाद निवारण तंत्र कौन कौन से होते हैं, इसमें न्यायपालिका आती है, ट्रिब्यूनल और अर्धन्यायिक न्यायिक निकाय आते हैं और अन्य वैधानिक संस्थाएं हैं। न्यायपालिका में आपको पता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय यहाँ पर होते हैं। ट्रिब्यूनल और अर्धन्यायिक न्याय में एनजीटी होता है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण होता है, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण होता है, उपभोक्ता फोरम होता है। अन्य वैधानिक संस्थाओं में हम मानवाधिकार आयोग पढ़ेंगे, महिला आयोग, एसटी आयोग और लोकायुक्त और सतर्कता आयोग की बात करेंगे। इसके बाद संस्थागत ढांचे की बात करते हैं, तो इसमें जांच आयोग होगा, परिवार अदालतें होंगी, ग्राम न्यायालय होगा और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तंत्र इसके अंदर आएगा। अब इसकी चुनौतियां और समस्याएं क्या होंगी, तो यहाँ मैंने शॉर्ट में ये दे रखा है, इसको मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगी, तो इसको आपको यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आज इस पूरे में ये टॉपिक हम कवर करेंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा मैंने इसको सब टॉपिक में डिवाइड किया है, एलेबोरेट किया है, ताकि एक एक पॉइंट कवर हो। कहीं से कुछ भी आ जाए तो आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत ना हो कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विवाद निवारण तंत्र की, जो कि भारतीय संविधान और वर्तमान चुनौतियों के साथ यहाँ पर बात कीजिए। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको कि मान लीजिए आप एक आम नागरिक हैं और आपके साथ अन्याय हुआ है। आपके पास ना ही पैसा है, ना समय है और ना कानून की जानकारी। तो आपके सामने एक क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि क्या न्याय सिर्फ अमीरों के लिए है। यहीं से शुरू होता है हमारा आज का टॉपिक, विवाद निवारण तंत्र, यानी कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। इस स्लाइड में हम 3 शब्दों पे फोकस करेंगे, त्वरित, सस्ता और निष्पक्ष न्याय। ये सिर्फ आदर्श ही नहीं है, बल्कि भारतीय राज्य की संवैधानिक प्रतिबद्धता है। और इसको कहाँ बताया गया है, आर्टिकल 39A में। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये जो पूरा हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये इसके अंदर ही आता है। तो ये आपको लिखना बहुत बहुत ज़रूरी है, इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा, नोट कर लीजिएगा यहाँ पर। अब 39A कहता क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ शॉर्ट में दिया हुआ है। राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि न्याय प्रणाली ऐसी हो कि समान अवसर के आधार पर सभी को न्याय मिल सके, और इसके लिए निःशुल्क कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ इनके 2 डायमेंशन दिए हैं, एक है समान न्याय और दूसरा है निःशुल्क कानूनी सहायता। मतलब कि
यूपीएससी में यहाँ अक्सर छात्र गलती करते हैं, छात्र इसे सिर्फ फ्री लीगल एड तक सीमित कर देते हैं, बल्कि इसका दायरा इससे कहीं ज़्यादा अधिक है। अब आपके सामने अगर एक सवाल आता है कि कोर्ट में अगर केस 20 सालों तक चलता है तो क्या यही न्याय है, तो यही हमें ले जाता है एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल पे, यानी कि जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाय। इसलिए विवाद निवारण तंत्र सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं है। देखिए, मैं सारा टॉपिक इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम लोग जब न्याय की बात करते हैं तो सिर्फ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ तक अधीनस्थ न्यायालय तक सीमित रह जाते हैं, बल्कि इसमें बहुत सारी संस्थाएं शामिल होती हैं, जैसे कि न्यायपालिका की कार्य क्षमता जो हमने बात की वो तो आती ही है। इसके अलावा वैकल्पिक तंत्र, जिसे ADR भी बोलते हैं, इसे भी आगे पढ़ेंगे, और कानूनी सहायता प्रणाली, यानी कि ये एक इंस्टीट्यूशनल इकोसिस्टम है, न कि सिंगल इंस्टीट्यूशन। अब आगे के टॉपिक में इसमें बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या पढ़ना है हमें। सबसे पहले हम यहाँ इसमें वर्तमान सिनेरियो की बात करेंगे, और यहाँ पे मैंने लेटेस्ट डाटा दिया है अप्रैल 2026 तक का। अब जब आगे अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो इस डाटा को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो आप लोग। देखिए, आज हम किसी भी बुकिश नॉलेज पे बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे भारत के लोकतंत्र के उस स्तंभ की जो बहुत ही इस समय टायर्ड फील कर रहा है। आपके सामने ये 2 तराजू दिए हुए हैं, कानून की देवी का तराजू है ये, लेकिन आज इस पर न्याय का पलड़ा भारी नहीं पड़ रहा, बल्कि 5.6 करोड़ मुकदमों का एक भारी पत्थर रखा हुआ है। चलिए इस स्लाइड को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है कि कुल लंबित मामले 5.6 करोड़ जो कि पूरे भारत में हैं। ये बहुत ही गंभीर स्थिति है, बट ये ना समान रूप से बंधा नहीं है, ये अलग अलग, जैसे कि अधीनस्थ न्यायालयों में 4.76 करोड़ यहाँ पर सबसे गंभीर मामले अटके हुए हैं। एक एस्पिरेंट के तौर पे आपको समझना पड़ेगा कि ग्रास रूट जस्टिस की ये विफलता है। आम आदमी का पहला संपर्क यहीं होता है, और यही वह जगह है जहाँ जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड की कहावत सच होती दिखती है। नेक्स्ट बात करेंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो हाई कोर्ट में 63 लाख और सुप्रीम कोर्ट में 93 लाख मामले दिखते हैं। तो ये दिखाता है कि हमारी अपील की प्रक्रिया कितनी बोझिल हो चुकी है, सिस्टम बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। देखिए, स्लाइड के लास्ट हिस्से में यहाँ लिखा हुआ है सरकार खुद का सबसे बड़ा मुकदमेबाज है। कल्पना कीजिए कि 50% ऐसे मामले हैं जिनमें एक पक्ष खुद सरकार है, चाहे वो लैंड एक्विजिशन हो, टैक्स डिस्प्यूट हो या सर्विस मैटर्स। जब तक नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी को सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता, तब तक ये जो पत्थर आपको दिख रहा है ये बिल्कुल भी हल्का नहीं होने वाला। अब बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर की, इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्सेज की। वैश्विक मानक कहते हैं कि जजों की संख्या आबादी के अनुपात में होना चाहिए, बट भारत में क्या स्थिति है? भारत में 10 लाख की आबादी पर केवल और केवल 22 जज हैं। UPPCS मेंस में जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो इस आंकड़ों को इंस्टीट्यूशनल बॉटलनेक के रूप में कोट कीजिएगा। हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात कर रहे हैं, बट क्या हमारा लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर उस रफ्तार का साथ दे पाएगा? बहुत ही क्वेश्चन मार्किंग क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसको ज़रूर अपनी आंसर राइटिंग में डिकोड कीजिएगा। तो मैंने पूरा एक क्रिस आपको करंट अफेयर का निकाल के दे दिया है। ये आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए जुडिशरी के ऊपर तो आप ये वहाँ आंकड़े डाल सकते हैं। फ्रेंड, पिछली स्लाइड में हमने देखा कि बीमारी कितनी गहरी है, 5.6 करोड़ पेंडिंग केसेस, बट सवाल अब ये है कि सारा बोझ सिर्फ जजों के कंधों पर तोड़ दें? बिल्कुल भी नहीं। एक UPPCS एस्पिरेंट के नाते या UPSC एस्पिरेंट के नाते आपको भारत के डिस्प्यूट रिड्रेसल्स इकोसिस्टम यानी कि विवाद निवारक तंत्र को समझना होगा। ये कोई एक रास्ता नहीं, बल्कि 4 अलग अलग लेयर्स हैं जिनसे न्याय को सुलभ बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। चलिए अब इस
सिस्टम के आर्किटेक्चर को हम लोग डिकोड करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, जो कि हमारा मुख्य आधार है। ये हमारा फाइनल आर्बिटर है, मुख्य स्तंभ इसे कह सकते हैं। जब कहीं बात नहीं बनती तब इंसान हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाता है, बट याद रखिए हर छोटा विवाद यहाँ पहुँचने लगा तो सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए बाकी 3 पिलर्स का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सेकंड पिलर की बात करेंगे यहाँ, तो ये स्पेशलाइज्ड जस्टिस यानी कि ट्रिब्यूनल्स हैं। इन्हें आप विशेषज्ञों की अदालत भी कह सकते हो, जैसे कि एनजीटी पर्यावरण के लिए, या फिर टैक्स के लिए आईटीएटी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस के लिए। ध्यान रखिएगा कि ये क्वाशी जुडिशियल बॉडी है। इनका नाम टेक्निकल मामलों को कोर्ट से बाहर ही सुलझा लेना है ताकि कोर्ट की कीमती समय बच जाए। यह डोमेन एक्सपर्टाइज का खेल होता है यहाँ पर। इसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगी अच्छे से, अभी तो मैं सिर्फ विवाद निवारण तंत्र के पार्ट्स आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टैट्यूटरी कमीशंस यानी कि संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि मानवाधिकार आयोग या महिला आयोग जैसे कि निकाय। ये सीधे सज़ा तो नहीं सुनाते, लेकिन इनकी सिफारिश और जांच न्याय की नींव रखती है। ये वॉच डॉग्स हैं जो प्रशासन और जनता के बीच एक पुल का काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल यानी कि एडीआर के बारे में। न्याय आपके द्वार। तो यहाँ ये संस्थागत तंत्र होते हैं, ये असली में डिसेंट्रलाइजेशन होता है ग्राम न्यायालय और उपभोक्ता फोरम की तौर पे। कल्पना कीजिए अगर 2000 रुपये के ख़राब मोबाइल के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ गया, तो क्या वो न्याय वहाँ पर होगा आपका, या फिर वहाँ जाना आपके लिए सही होगा? ये संस्थाएं लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित करती हैं ताकि आम आदमी को राजधानी के चक्कर ना काटने पड़े। तो होप आपको ये चारों जो इसके पिलर्स हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसको अच्छे से हम डिकोड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो हमें लिखे मूल उद्देश्य हैं, इसे गौर से आप लोग पढ़िए कि मुख्य न्यायपालिका का बोझ कम करना और न्याय को सुलभ बनाना। जब आप मेंस में जुडिशियल रिफॉर्म्स पर आंसर लिखोगे तो इन चारों को जोड़कर ये इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम का डायग्राम बनाना, जैसे कि मैंने आपको दिया है, अपने हिसाब से भी आप कुछ बना सकते हो। केवल कोर्ट्स की संख्या बढ़ाना समाधान नहीं है, बल्कि ट्रिब्यूनल और ग्राम न्यायालयों को सशक्त करना ही 2026 की असली ज़रूरत है। तो समझ में आया कि कैसे ये 4 हाथ मिलकर 5.6 करोड़ के पत्थर को जो अभी बैठा पड़ा है उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं और बात करते हैं आगे की। अब हम बात करेंगे न्यायपालिका की। फ्रेंड्स, लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं, लेकिन न्यायपालिका वो स्तंभ है जिससे संविधान में रेफरी की भूमिका दी गई है। ये आपने पॉलिटी में बार बार पढ़ा होगा, प्री में भी बहुत बार पढ़ा होगा, लक्ष्मीकांत में। आज की स्लाइड में हम इस रेफरी के घर का नक्शा अच्छे से देखेंगे। ये सिर्फ एक डायग्राम नहीं है, बल्कि हायरार्की ऑफ होप्स है, इसे ये कह सकते हैं। तो आइए इसे यूपीपीसीएस के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिकोड करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर की स्लाइड की बात करते हैं। ये है सुप्रीम कोर्ट। ये आर्टिकल 124 से 147 के बीच में दिया गया है। ये सिर्फ नंबर ही नहीं, ये एक कवच है जो देश का सर्वोच्च न्यायालय बनाता है। एक एस्पिरेंट को ये बात ध्यान रखने वाली है कि हमारा सिस्टम फेडरल यानी कि संघीय होते हुए भी न्यायपालिका के मामले में यूनिटरी यानी कि एकीकृत है, यानी नीचे से ऊपर तक सब एक धागे में पिरोए गए हैं। यहाँ पर बीच की बात करेंगे, ये है हाई कोर्ट, जिसको आर्टिकल 214 से लेके 231 के बीच में बताया गया है, और सबसे नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं यहाँ पर। याद रखिएगा, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कमज़ोर होगा तो शिखर पर बोझ बढ़ेगा, जो हमने पिछली स्लाइड में पेंडेंसी के रूप में देखा था। उसकी जड़ें इसी पिरामिड के निचले हिस्से की चुनौतियों में छुपी हुई है। अब इन पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। यूपीएससी मेंस का एक हॉट टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर। न्यायपालिका का काम सिर्फ सज़ा देना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि कार्यपालिका अपनी लक्ष्मण रेखा ना लांघे और विधायिका संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ ना करे। यह चेक बैलेंस का वो पहिया है जो लोकतंत्र की पटरी से उतरने नहीं देता। नेक्स्ट यहाँ पर
एक खूबसूरत पिरामिड में दरार है जो कि डिलेज और पेंडेंसी को दिखाता है। एक एस्पिरेंट के तौर पर आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी होगी। अगर न्याय मिलने में दशकों लग जाए तो क्या सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत ज़मीनी स्तर पर सफल माना जाएगा? ये देरी केवल प्रशासनिक समस्या नहीं बल्कि सोशियो इकोनॉमिक संकट है। तो जब भी आप मेंस का आंसर लिखें तो इस पिरामिड को रूल ऑफ लॉ से जोड़ना। इसको सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स यानी जो कि आर्टिकल 32 में कहा गया है के तौर पर हाईलाइट करें। और ये ज़रूर लिखें कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता ही इस पिरामिड की मजबूती की असली सीमेंट है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, तो अब हम पढ़ेंगे न्यायपालिका की मुख्य संवैधानिक शक्तियाँ कौन कौन सी है। देखिए, यहाँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिटेल में बिल्कुल बात नहीं करूँगी क्योंकि उसके लिए एक अलग से सेपरेट टॉपिक दिया हुआ है। जब उस टॉपिक पे बात करेंगे तब हम बात करेंगे। अभी इस टॉपिक के अंदर क्या क्या हम सब टॉपिक पढ़ रहे हैं वही हम बात करेंगे यहाँ पर। तो इस स्लाइड में हम बात करते हैं कि अक्सर लोग पूछते हैं कि भारत में न्यायपालिका इतनी शक्तिशाली क्यों है, क्या वह संसद से भी ऊपर है? तो इसके जवाब के रूप में आज की स्लाइड ये वाली पढ़ते हैं। संविधान ने न्यायपालिका जो है उसको केवल एक अदालत नहीं बनाया बल्कि उसे एक लोकतंत्र का अल्टीमेट गार्ड बनाया है। न्यायपालिका की इस शक्तियों के बारे में आज हम बात करेंगे, मुख्य संवैधानिक शक्तियों की। तो सबसे पहले है आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करेंगे। ये वो शक्ति है जो कहती है संसद चाहे जो भी कानून बना ले, अगर वह संविधान के खिलाफ है तो वो नल एंड वॉइड यानी कि शून्य हो जाएगा, इसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा। तो आप लोग को याद रखना है कि अमेरिका से प्रेरित यह शक्ति भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी सुनिश्चित करती है यानी कि संविधान की सर्वोच्चता। यह विधायिका की मनमानी पर लगाम लगाने का सबसे बड़ा औजार है। नेक्स्ट है रिट की बात करेंगे जो आप बार बार पढ़ते हो। आर्टिकल 32 जो कि सुप्रीम कोर्ट की रिट की बात करता है और आर्टिकल 226 जो कि हाई कोर्ट की रिट की बात करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। क्यों? क्योंकि अधिकार होने का कोई मतलब नहीं अगर उन्हें लागू कराने की शक्ति ना हो। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं बट कुछ पॉइंट्स के बारे में मैं बता देती हूँ। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये जब राज्य किसी को अवैध तरीके से कैद करे तो ये हम रिट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है मैंडामस यानी कि परमादेश। जब कोई अधिकारी अपना कर्तव्य ना निभाए तब इस रिट का यूज़ किया जा सकता है। ये यहाँ बहुत ही बारीक अंतर होता है जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे PIL की यानी कि जनहित याचिका। ये भारतीय न्यायपालिका का सबसे क्रांतिकारी आविष्कार है। पहले नियम था लोकस स्टेंडी यानी कि जिसका नुकसान हुआ सिर्फ और सिर्फ वही कोर्ट जाएगा, लेकिन PIL ने इसे बदल दिया। समाज का कोई भी जागरूक नागरिक गरीबों या वंचितों के हक के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। इसने न्याय को ड्राइंग रूम से निकालकर झुग्गी झोपड़ियों तक पहुंचाया है। अब इसमें हम ये पॉइंट्स बिल्कुल नहीं भूल सकते। केशवानंद भारती केस के बारे में जो इन्होंने कहा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि जुडिशियल रिव्यू संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर है यानी कि मूल संरचना है। मतलब यह है कि संसद संविधान संशोधन करके भी न्यायपालिका से शक्ति बिल्कुल नहीं छीन सकती है। यही वो पॉइंट है जहां संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच एक खूबसूरत बैलेंस का काम करता है ये। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे ट्रिब्यूनल्स की यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, कल्पना करो कि आपको अगर कोई दिल की बीमारी है, आप एक जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे या कार्डियोलॉजिस्ट के पास है, तो जाहिर है आप स्पेशलिस्ट के पास ही जाएंगे। यही लॉजिक है ट्रिब्यूनल के पीछे। जब कानून के सामान्य गलियारों में तकनीकी मामले उलझने लगते हैं तब जन्म होता है इन विशिष्ट विषयों की अदालतों का। अब आइए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ों को डिकोड करते हैं।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ क्वाशी जुडिशियल का क्या मतलब होता है। तो ये पूरी तरह से अदालत नहीं होती, बट इनके पास जो शक्ति होती है वो अदालत जैसी ही होती है, इसीलिए इन्हें क्वाशी जुडिशियल कहा जाता है। यहाँ सिर्फ जज नहीं बैठते बल्कि उस क्षेत्र के टेक्निकल एक्सपर्ट भी बैठते हैं। यही वह यूनिक सेलिंग पॉइंट है जो जटिल मामलों में तेज फैसले सुनिश्चित करता है। अब इसमें कौन कौन से पिलर्स हैं, संवैधानिक पिलर्स, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 223A और 223B के तहत ये बनाए गए हैं। ये संविधान में नहीं थे, मतलब कि मूल संविधान में नहीं थे, बट 42वां संविधान संशोधन जब किया गया 1976 में, तब इसे जोड़ा गया। अब 223 की हम बात करेंगे यहाँ पर, ये 223A की, तो ये प्रशासनिक न्यायाधिकरण जैसे कि CAT के बारे में बताता है। और 223 की अगर हम बात करेंगे तो ये अन्य मामले जैसे टैक्स हो गया या फिर लैंड रिफॉर्म आदि। प्रीलिम्स में ये मैच द फॉलोइंग के रूप में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अब चलिए कुछ इसमें ट्रिब्यूनल की बात कर लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले CAT की बात करेंगे, यानी कि सरकारी कर्मचारियों के सेवा के विवाद के बारे में। अप्रैल 2026 तक ये जो आंकड़े थे ये गवाही दे रहे थे कि NGT ने 54,000 प्लस मामलों में से 48,000 निपटा दिए हैं। ये डिस्पोजल रेट किसी भी सामान्य कोर्ट से बहुत अधिक बेहतर है। तो आप इसमें करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल दे सकते हो। यहाँ पर वाटर टैंकरों पर GPS अनिवार्य करना या फिर BPCL पर 1 करोड़ का जुर्माना, ये 2 लेटेस्ट एग्जाम्पल है जो आप यहाँ ऐड कर सकते हो। ये यहाँ PPT में नहीं है, आप अपनी तरफ से इसे ऐड कर लेना। ये दिखाता है कि ट्रिब्यूनल केवल कागजी शेर नहीं है बल्कि उनके पास सुपुंटिव पावर्स यानी कि सज़ा देने की शक्ति भी है। इसमें और भी आप देख सकते हो यहाँ पर CTA जब भविष्य में आप IAS या IPS बनोगे तो आपके सर्विस डिस्प्यूट अगर कुछ भी होगा तो आपका यहीं सुलझाया जाएगा CAT में। AFT क्या होता है यहाँ पर, अगर सशस्त्र बलों या सैनिकों के कोई विवाद होते हैं तो यहाँ सुलझाए जाते हैं। इसके अलावा NCLT या फिर DRT, यहाँ कॉर्पोरेट इंडिया और बैंकों के डूबते पैसे को बचाने के लिए यहाँ पर वो विवाद लाए जाते हैं और सुलझाए जाते हैं। ऐसे ही हम यहाँ बात कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है NGT यानी पर्यावरण से रिलेटेड। ये मैंने टॉपिक यहाँ पे बता दिया है पहले ही, तो इसको आप कर सकते हो कवर। जहाँ 2026 में 54,000 प्लस केस आए थे और उन्होंने 48,000 केस निपटाए थे, उससे ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कई बार कि ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट का विकल्प नहीं हो सकता। जब आप मेंस का उत्तर लिखें तो ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस के खतरे पर भी बात कीजिएगा। क्या जजों की जगह विशेषज्ञों को बिठाना न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम करता है? तो इसके बारे में भी थोड़ा सा सोच विचार करिएगा, चिंतन मनन ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। वर्तमान अपडेट, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 के विवाद के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पिछली स्लाइड में हमने ट्रिब्यूनल को विशेषज्ञों की अदालत कहा था, लेकिन आज के स्लाइड में एक रेड अलर्ट है। ये कहानी है उस टकराव की जो तब होती है जब सरकार न्यायपालिका के क्षेत्र में ज़रूरत से ज़्यादा दखल देने लगती है। तो तैयार हो जाइए ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 के उस विवाद को समझने के लिए, जो 2021 भी आपकी परीक्षाओं के लिए अभी लेटेस्ट में आपके लिए हॉट टॉपिक हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे मद्रास बार एसोसिएशन केस के बारे में। 19 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के कई प्रावधानों को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट कभी भी कानून को बिना मतलब कोई भी मेन ठोस कारण के रद्द नहीं कर सकता। यह मुद्दा था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का। सरकार ने जजों के कार्यकाल और नियुक्ति की शर्तों में कुछ ऐसे बदलाव किए थे यहाँ पर जो कि सीधे तौर पे उनकी स्वतंत्रता पे हमला था, तो इसलिए इसको रद्द करना पड़ गया था। इसका कारण यही था कि शक्तियों के पृथक्कीकरण
को खतरा हो रहा था, मतलब जो हमने अभी पढ़ा था सेपरेशन ऑफ पावर, इसमें खतरा हो रहा था। तो जब भी आप मेंस का आंसर राइटिंग लिखेंगे तो आप आर्टिकल 50 पर बात करते हैं। तो कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर ट्रिब्यूनल और कार्यपालिका का अत्यंत नियंत्रण होगा तो न्याय निष्पक्ष नहीं हो सकता। तो आप इमेजिन कर सकते हो, अगर आपका एम्प्लॉयर ही यह तय करे कि आपका जज कौन होगा और उसकी सैलरी क्या होगी, तो क्या आपको सही न्याय मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। यही वह संवैधानिक तर्क था जिसने इस एक्ट का हथौड़ा तोड़ दिया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या सख्त निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कमियां नहीं बताता, वह रास्ता भी दिखाता है। कोर्ट ने एक बहुत ही प्रोएक्टिव निर्देश दिया, 4 महीने के भीतर एनटीसी का गठन हो। अब एनटीसी क्या है? एक स्वतंत्र निकाय होगा। इसका मिशन होगा ट्रिब्यूनल की नियुक्ति, वेतन, प्रशासन को सरकार के चंगुल से बाहर निकालकर एक स्वतंत्र ढांचा देना। इसे आप न्यायपालिका का चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन भी कह सकते हो, जो ट्रिब्यूनल की निष्पक्षता सुनिश्चित करेगा। तो फ्रेंड्स, जब आप आंसर लिखो तो इस विवाद को रूल ऑफ लॉ बनाम एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के रूप में पेश कर सकते हो। देखिए, बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है, इसको आप आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हो। सरकार चाहती थी कि एफिशिएंसी तेज, लेकिन कोर्ट ने कहा कि स्पीड के चक्कर में न्याय की गरिमा और स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता। तो आज हमने इसमें बात की कि भारत में जुडिशियल रिव्यू का ब्रह्मास्त्र आज भी कितना शक्तिशाली है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, अब बात करते हैं। अब हम बात करेंगे अन्य संस्थाओं की। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर समाज के सबसे कमज़ोर तबके के साथ नाइंसाफ़ी हो तो क्या वह सीधे सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियाँ चढ़ पाएगा? तो शायद बिल्कुल भी नहीं। तो संविधान के आर्टिकल 39A में कहा गया कि निःशुल्क कानूनी सहायता और डीपीएसपी के सपने को हकीकत में बदलने के लिए हमने बहुत सारी ऐसी संस्थाएं बनाई जो काशी जुडिशरी हैं। ये पूरी तरह से कोर्ट नहीं है, लेकिन न्याय की प्रक्रिया में सरकार के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होती हैं। तो आज वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं मेन संस्थाओं की, उसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ मैंने शॉर्ट में दिया हुआ है, हाँ एक्सप्लेन आपको लॉन्ग में कर रही हूँ, तो आपको जो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट लगे आप नोट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनएचआरसी और एसएचआरसी की, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की। इसमें 2025 में 76,000 प्लस केस दर्ज किए थे, बट ये आंकड़े बताते हैं कि जनता का इन पर कितना भरोसा है। वहीं अगर हम एनसीडब्ल्यू की बात करें, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो महिलाओं के अधिकारों की वो ढाल है जो पॉलिसी मेकिंग में जेंडर जस्टिस सुनिश्चित करती है। अब हम बात करेंगे एनसीएसटी और एनसीएससी की। यहाँ पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में हम बात करेंगे। सामाजिक न्याय के पिलर होते हैं ये सिविल सर्वेंट के तौर पे आपको एक संस्थाओं के साथ तालमेल बिठाकर यहाँ काम करना होगा। ये जो एससी और एसटी कमीशन है, ये केवल जांच नहीं करती है, ये वंचित वर्गों के अधिकारों के कस्टोडियन यानी कि संरक्षण के रूप में भी भूमिका निभाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोकायुक्त या सीवीसी की। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग जो छेड़ती है उन्हें लोकायुक्त या सीवीसी केंद्र के लिए और लोकायुक्त राज्य के लिए कहा जाता है। ये वो संस्थाएं हैं जो सिस्टम के भीतर क्लीनिंग एजेंट का काम करती हैं। इनके बिना प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी केवल किताबी बातें ही रह जाएगी, बिल्कुल भी सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड, जब आप गुड गवर्नेंस पर आंसर राइटिंग लिखोगे तो इन संस्थाओं को एक्स्ट्रा जुडिशियल ग्रीवेंस रिड्रेशल का नाम दे सकते हो। तो इन संस्थाओं को टूथलेस टाइगर्स कहना बिल्कुल सही होगा। मेंस में आप लिख सकते हो कि इन्हें ज़्यादा फाइनेंस ऑटोनॉमी और इन्वेस्टिगेटिव पावर देने की ज़रूरत है, ताकि ये सरकार के लिए सिर्फ सलाहकार ही ना बने बल्कि जवाबदेही का केंद्र भी बने ये लोग। चलिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि 2025-26 में एनएचआरसी की स्वतंत्रता पर सवाल को लेकर उठा था, उसके बारे में बात करते हैं।
ये ग्लोबल हेडलाइन की तरह है। जब हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हमारे इंस्टीट्यूशनल हेल्थ को बहुत बारीकी से देखती हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं विवाद को। ये केवल एक विवाद नहीं बल्कि भारत की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए एक अस्तित्व का संकट है। आइए ऐसे एक मेंस आंसर राइटिंग या एस्पिरेंट के क्रिटिकल पर्सपेक्टिव को डिकोड करते हैं। सबसे पहले संस्था की बात करते हैं, वो है संस्था ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन। ये यूएन से जुड़ी वो संस्था है जो दुनिया भर में मानवाधिकार आयोगों को ग्रेडिंग देती है। भारत के पास अभी ए स्टेट है, जिसका मतलब है कि हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पूरी तरह से पालन करते हैं। बट विवाद ये है कि ये संस्था इसे डाउनग्रेड करने की सिफारिश की है इसने। अगर ऐसा हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बात का वज़न बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अब बात करते हैं डाउनग्रेड करने के कारण क्या है जो संस्था ने बताए हैं हमें। सबसे पहला है संस्थागत स्वतंत्रता। यहाँ आरोप है कि आयोग में नियुक्तियाँ राजनीतिक रूप से प्रेरित होती हैं। क्या एनएचआरसी सरकार से सवाल पूछने में सक्षम है? इस संस्था को इस पर संदेह हो रहा है। नेक्स्ट, ये बहुत ही बॉटल नेक है, यानी कि पुलिस पर निर्भरता। एनएचआरसी के पास कोई स्वतंत्र जांच मशीनरी नहीं है। उन्हीं पुलिस अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता है जिन पर अक्सर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप होते हैं। मेंस में इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में आप कोड कर सकते हैं। तो अगर यूपी पीसीएस या यूपीएससी की भाषा में बात करें तो यह पूरा मामला पेरिस सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है। ये सिद्धांत कहता है कि एक मानवाधिकार आयोग को स्वायत्तता या कि बहुलतावादी और वित्तीय रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। इसीलिए इस जो इंस्टीट्यूशन है इसे लगता है कि भारत यहाँ थोड़ा पीछे छूट रहा है। बट इसमें थोड़ा सा वर्तमान स्थिति में राहत की बात हम कह सकते हैं कि इस रिव्यू को नवंबर 2026 तक टाल दिया गया है। भारत के पास अपनी कमियों को सुधारने और अपनी स्वायत्तता को साबित करने के लिए कुछ और महीनों का समय मिला है। ये डिप्लोमेटिक और लीगल दोनों तरह की चुनौती है। तो यहाँ पर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो कि करंट मुद्दा चल रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की, यानी कि संस्थागत तंत्र की। इसमें पहले हम बात करेंगे जांच आयोग की। तो अक्सर जब हम अदालत की बात सुनते हैं तो हमारे दिमाग में काले कोट और लंबी तारीखें आती हैं। बट क्या हर विवाद के लिए हाई कोर्ट जाना सही है? आज हम बात इस टॉपिक में करेंगे कि दो स्पेशलाइज्ड फोल्डर जो मुकदमों के बोझ को कम करने और न्याय को पर्सनल बनाने के लिए बनाए गए हैं। तो इसे समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जांच आयोग की, यानी कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत। ये रेगुलर कोर्ट नहीं है। इसका गठन तब होता है जब राष्ट्र के सामने कोई बहुत बड़ा या गंभीर मुद्दा खड़ा हो। यहाँ एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि मणिपुर हिंसा आयोग बना था। ये आयोग सज़ा देने के लिए नहीं बल्कि सत्य की खोज के लिए होते हैं। इनकी रिपोर्ट संसद में रखी जाती है और ये सरकार को भविष्य की नीतियों के लिए दिशा देते हैं। ये एडहॉक न्याय का एक तरीका है। नेक्स्ट है जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा, फैमिली कोर्ट एक्ट, जो कि 1984 के तहत बनाया गया था। एक एस्पिरेंट के तौर पर आपको इसकी संवेदनशीलता को समझना पड़ेगा। विवाद, तलाक और बच्चों की कस्टडी जैसे मामले केवल कानूनी नहीं बल्कि भावात्मक होते हैं। यहाँ लीगल टेक्निकलिटीज से ज़्यादा रिकॉग्निशन यानी कि सुलह पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसका उद्देश्य परिवार को कोर्ट के कैटेगरी में खड़ा करना नहीं बल्कि कानूनी उलझनों को बिना विवाद के और तेज़ी से सुलझाना होता है। यह न्याय के एम्पैथेटिक पक्ष यानी कि सहानुभूति वाले पक्ष को दर्शाता है। तो यहाँ हमने बहुत न्याय के दो और तरीकों की बात की जो कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात करता है। तो आप इसे आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्राम न्यायालय के बारे में, जो कि कई बार सुना गया है। तो आज हम उस न्याय की बात करेंगे जो दिल्ली के गलियारों में नहीं बल्कि भारत के गाँवों की पगडंडियों पर पहुंचाना था। अक्सर मेंस में सवाल आता है कि अंतिम व्यक्ति तक न्याय कैसे पहुंचे। तो इसका जवाब इस स्लाइड में छुपा हुआ है।
ग्राम न्यायालय एक्ट 2008। आइए देखें इस डिजिटल मैप को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि 2026 में हमारी ज़मीनी हकीकत क्या है। तो इसका मेन उद्देश्य था गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज्य। ग्राम न्यायालय का मकसद था कि एक किसान को अपने छोटे से विवाद के लिए जिला अदालत के चक्कर बार बार न काटने पड़े। अब तक इन्हें 3 लाख से ज़्यादा मामले निपटाए हैं, जो सुनने में अच्छा लगता है, बट क्या ये काफ़ी है? तो यहाँ अगर मैप पे आप लोग ध्यान दो तो यहाँ पर सफलता का प्रतीक और अवरोधक का प्रतीक माना गया है, यानी कि कागज़ों पर 488 न्यायालय घोषित हुए हैं, बट ज़मीनी स्तर पर केवल 300 और 226 ही चल रहे हैं। तो आपको यहाँ गौर करने की ज़रूरत है। तो उत्तर प्रदेश में 96 कार्यरत हैं, जो कि इस रेस में सबसे आगे है, बट पंजाब जैसे राज्यों में इसे इम्प्रैक्टिकल मानकर हाथ खींच लिए हैं। यूपीएससी में जब आप फेडरलिज्म की चुनौती लिखोगे तो इस पॉइंट को आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब यहाँ इसके बारे में समस्याएं क्या आ रही हैं, इस ग्राम न्यायालय को रन करने के लिए क्या क्या समस्याएं हैं। तो सबसे पहले है यहाँ की फंड की कमी, कि बिना बजट के न्याय के तराजू स्थिर बिल्कुल भी नहीं रह सकता। नेक्स्ट है राज्य की बेरुखी, कई राज्य इसे अतिरिक्त बोझ मानते हैं। और यहाँ करंट अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने अब शक्तरुख अपनाया है कि राज्यों के स्टेट रिपोर्ट की मांग की है। ये दिखाता है कि न्यायपालिका खुद अपने इस विस्तार को लेकर चिंतित है। तो इस स्लाइड को सिर्फ फैक्ट की तरह नहीं पढ़ना है, आपको इसे आर्टिकल 39A से जोड़कर अच्छे से पढ़ना है और अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड करना है। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। यहाँ है उपभोक्ता विवाद निवारक तंत्र। आज का उपभोक्ता वो नहीं है जो सिर्फ मोहल्ले की दुकान से सामान खरीदता है। आज आप एल्गोरिदम से घिरे हुए हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, जैसे ही आप कोई फ़्लाइट टिकट सर्च करते हैं उसकी कीमत अचानक बढ़ जाती है, या कोई सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना भूल भुलैया जैसा क्यों लगता है। आज की स्लाइड इन्हीं डिजिटल बेड़ियों को काटने वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि बिल है, एक्ट नहीं है, बिल है, अमेंडमेंट 2025 ई जागृति के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आइए इस सिविल सर्वेंट के नज़रिए से देखते हैं। तो यहाँ पर हायरार्की बनी हुई है। सबसे पहले आता है यहाँ जिला फोरम यानी कि डिस्ट्रिक्ट, यहाँ आम आदमी सबसे पहले पहुँचता है। इसके बाद राज्य आयोग के बाद पहुँचता है अपील का दूसरा पड़ाव। इसके बाद राष्ट्रीय आयोग के बाद पहुँचता है, ये सर्वोच्च संस्था है। तो यूपीएससी के लिए याद रखिएगा कि अब इन स्तरों पर सुनवाई की आर्थिक सीमा को डिजिटल लेन देन के हिसाब से अपडेट किया गया है। अब ई जागृति की बात करते हैं तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, ये कोई पोर्टल नहीं है बल्कि सिंगल विंडो डिजिटल क्रांति है। अब आपको शिकायत दर्ज करने के लिए कचहरी के चक्कर नहीं काटने। ये इंटीग्रेटेड पोर्टल शिकायतों की ट्रैकिंग को पारदर्शी बनाता है। गवर्नेंस में इसे डिजिटल एम्पावरमेंट के उदाहरण के रूप में आप कोट कर सकते हो यहाँ पर पेपर 2 में, जब भी आपके पास आएगा। अब यहाँ पर मेंस आंसर राइटिंग में कौन कौन से पॉइंट और अपडेट आप यहाँ डाल सकते हो। तो डायनेमिक प्राइसिंग पर लगाओ। ई कॉमर्स कंपनियाँ जो डिमांड देखकर कीमतें बढ़ाती हैं वो कानून के घेरे में रहेंगी। एल्गोरिदम मैनिपुलेशन, यहाँ पहली बार हुआ है जब किसी कानून ने एल्गोरिदम को चालाकी से अपराध माना है। अगर कंपनी का कोड आपको धोखा देने के लिए बना है तो वो कानूनी दंड का पात्र होगा। डार्क पैटर्न पर प्रहार, सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने में बाधा डालना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस घोषित कर दिया गया है। इसे हम डार्क पैटर्न कहते हैं, जिस पर यूपीएससी या यूपीपीसीएस आने वाले समय में सवाल पूछ सकता है। तो इसको अगर मैं ओवरऑल सार में बोलूँ तो कन्वीट एम्प्टोटर मानी कि खरीदार सावधान रहे से विक्रेता सावधान रहे की ओर शिफ्ट हुआ है। जब आप ई कॉमर्स रेगुलेशन पर उत्तर देंगे तो इन शब्दों को ज़रूर डालें, एआई एथिक्स, एल्गोरिदम अकाउंटेबिलिटी और कस्टमर सोवेरेनिटी। इन चीज़ों को आप बहुत ध्यान में रख के अपनी आंसर राइटिंग करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अब तक हमने टुकड़ों में न्यायपालिका की चुनौतियों और सुधार को देखा, बट एक एस्पिरेंट और एक फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स के लिए जानना काफ़ी नहीं है कि समस्या क्या है। आपको ये समझना होगी कि समस्या क्यों होती है, मेन समस्या क्या होती है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि
संसाधन के बारे में। तो अक्सर हम 5.6 करोड़ पेंडेंसी की बात करें हैं, लेकिन क्या हमने जजों की संख्या देखी है? प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 22 जज। ये केवल जजों की कमी यहाँ नहीं कह सकते, बल्कि सपोर्ट स्टाफ और कोर्ट रूम के अभाव की भी कहानी है। बिना ईंधन के आप रॉकेट उड़ाने की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्यपालिका का दखल। अब यहाँ पर नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन का ना बनना और एनएचआरसी की स्वतंत्रता पर वैश्विक सवाल चिंता का विषय है, जो कि अभी हमने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था। जब रक्षक ही अपनी शक्तियों के लिए सरकार पर निर्भर होगा तो न्याय की निष्पक्षता पर सवाल उठना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। ये शक्तियों के पृथकीकरण के सिद्धांत को कमज़ोर कर देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ढांचागत खामियों के बारे में। तो ये इसका मतलब है अधूरे वादे। ग्राम न्यायालय कागज़ों पर तो बेहतर है, बट फंड की कमी और राज्य की अनिच्छा ने उन्हें मृतप्राय बना दिया है। राज्य का विकेंद्रीकरण तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक राज्य इसे अपनी प्राथमिकता नहीं बनाएंगे। अब जनता के स्तर पे हम बात करेंगे तो डिजिटल और ज्ञान की खाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा बीच में आड़े आ रही है। आज हम ई जागृति और डिजिटल न्याय की बात कर रहे हैं, बट क्या सुदूर गांव का नागरिक इसके लिए तैयार है? डिजिटल डिवाइस और कानूनी जागरूकता की कमी न्याय को केवल अमीरों और शिक्षकों तक, जो शिक्षित हैं, उन तक सीमित कर दे रही है। एक सिविल सर्वेंट के रूप में आपको इस खाई को पाटने में बहुत ही मदद करनी पड़ेगी। मतलब कि आपका थिंकिंग पैटर्न इस हिसाब से होना चाहिए कि आपको सोचने पे मजबूर होना पड़े कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जा सकता है। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? न्याय में देरी और 5.6 करोड़ मुकदमों का ढेर। तो आप समाधान भी इसी से ही निकाल सकते हो। आप मुझे कमेंट में बताओ कि इसका समाधान क्या हो सकता है। अगर आप एज अ एस्पिरेंट सोच सकते हो तो सोच के ज़रूर बताना। चलिए निष्कर्ष और सुझाव की यहाँ हम बात करेंगे मेन, और अगर आप नहीं बता पाए समाधान तो फिर वेट कीजिएगा नेक्स्ट स्लाइड का, हम उस पर बात करेंगे। तो आज हमने भारतीय न्यायपालिका की हर उस पन्ने को पलटा जहां धूल जमी थी, चाहे वो 5.6 करोड़ पेंडेंसी हो या एनएचआरसी की गिरती साख। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी के नाते आपकी असली परीक्षा बिल्कुल यहीं से शुरू होती है। आपके सामने चेकलिस्ट ऑफ चेंज है। ये स्लाइड केवल सुझाव नहीं है, ये 21वीं सदी की न्यायपालिका का ब्लूप्रिंट है। इसे डिकोड करते हैं। सबसे पहले है संस्थागत स्वतंत्रता। यहाँ पर हमने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट में विवाद देखा कि सरकार का दखल केवल सिस्टम को पंगु बना देता है। समाधान क्या है? नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन का तत्काल गठन और साथ ही एनएचआरसी को पेरिस प्रिंसिपल के अनुरूप ढालना, ताकि दुनिया हमारे मानवाधिकार रिकॉर्ड पर सवाल बिल्कुल भी ना उठा सके। याद रखिएगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता मूल ढांचे का हिस्सा होती है। नेक्स्ट है संसाधन और फंडिंग। ग्राम न्यायालय केवल कागज़ों पर अच्छे नहीं लगने चाहिए, उन्हें बजट देना चाहिए, ज़मीन दीजिए और उनके स्टाफ को डिजिटल ट्रेनिंग दीजिए। जब तक अंतिम मील पर बैठा जज सशक्त नहीं होगा, तब तक सुप्रीम कोर्ट का बोझ बिल्कुल भी कम नहीं होगा। नेक्स्ट बात करेंगे तकनीक का उपाय, यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज़। यहाँ पर कल्पना कीजिए कि अगर कंज्यूमर फोरम में साधारण शिकायतों को एआई बॉट्स प्रोसेस करने लगे तो इंसानी जजों का कितना समय बचेगा। वर्चुअल हियरिंग और ई कोर्ट को हमें मजबूरी नहीं बल्कि न्यू नॉर्मल बनाना होगा यहाँ पर। नेक्स्ट बात करेंगे न्यायिक नैतिकता के बारे में। तो इसलिए संवैधानिक नैतिकता भी इसे कह सकते हैं। जो जज होते हैं उनको जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच, यानी कि न्यायिक अति सक्रियता के बीच महीन रेखा को समझना होगा। जुडिशियल रिट्रेंट, यानी कि न्यायिक संयम ही वह सीमेंट है जो लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को जोड़ कर रखती है। लोकतंत्र के 3 स्तंभ कौन से हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैकल्पिक मार्ग की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जिन्हें कहेंगे एडीआर। हर बात के लिए कोर्ट जाना बंद करना होगा। मध्यस्थता और जो भी हमारे बीच में विवाद है उसको सुलझाने के लिए हमें एडीआर
को प्राथमिकता देनी होगी। समाज में सुलह की संस्कृति विकसित करना ही 5.6 करोड़ के इस पहाड़ को पिघलाने का एकमात्र रास्ता हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अपने उत्तर के अंत में ज़रूर लिखिएगा कि न्याय केवल एक विधिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक सामाजिक विश्वास है। जब तकनीक और नैतिकता मिलते हैं तभी जस्टिस फॉर ऑल का सपना पूरा होता है। तो ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं आपको मेंस की उन आंसर राइटिंग के लिए परफेक्ट लैंडिंग आपको दे देगी यहाँ पर, और आप बहुत अच्छे से अपना आंसर राइटिंग कर पाओगे। तो आज हमने भारतीय न्यायपालिका की परतों को अच्छे से समझा, उधेड़ा, 5.6 करोड़ मुकदमों का बोझ देखा और सिस्टम की खामियों को समझा। लेकिन भावी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपसे केवल शिकायत नहीं बल्कि समाधान की उम्मीद भी की जाती है। तो आपके सामने चेकलिस्ट ऑफ रिफॉर्म है। ये आपके सामने केवल एक सुझाव ही नहीं बल्कि 21वीं सदी की भारतीय न्याय प्रणाली का ब्लूप्रिंट है। तो इसको अच्छे से आप लोग समझ सकते हो। इसको मैंने अच्छे से समझा दिया है, तो आपको दोबारा इसे रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पूरा ट्रिब्यूनल का समाधान के बारे में यहाँ बताया गया है। दोस्तों, जब आप अपना उत्तर समाप्त करो तो इन सुझावों को आर्टिकल 39A यानी कि समान न्याय और मुक्ति कानूनी सहायता के संवैधानिक वादों से ज़रूर जोड़ के यहाँ पर लिखना। जब तकनीकी और नैतिकता का संगम होगा तब न्याय सुलभ और सस्ता हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या आप लोग लगता है कि सिर्फ AI और तकनीक का इस्तेमाल करने से मुकदमों की पेंडेंसी खत्म हो जाएगी, या असली बदलाव जजों की मानसिकता और कानूनी सुधारों से आएगा? इस मुद्दे पर अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें ताकि हम आगे की स्लाइड्स अपडेट कर सकें। अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं तो आपके अंदर एक मेंस के एस्पिरेंट बनने का बहुत बड़ा ही जज्बा है और आप ऐसी ही स्लाइड पूरी देखते रहिए। आपको एक एक पॉइंट अच्छे से एलैबोरेट करूँगी, समझाऊँगी। अगर किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि और वीडियो आप तक ऐसे ही पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।